तो देखिए, बजट से उम्मीदें हैं। 2 घंटे से भी कम का वक्त है जब बजट पेश किया जाएगा 11 बजे विधानसभा में। और चलिए इस पर चर्चा के लिए, क्योंकि बजट के पहले भी चर्चा जरूरी है कि उम्मीदें क्या है, क्या हो सकता है, और बजट के बाद तो और खास हो जाता है जब क्या कुछ हमें मिला है हम उस पर बात कर सके। फिलहाल हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है, खास चेहरे हैं, आपको सबसे पहले रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ योगेश गौतम जी है, इंडस्ट्री सेक्टर से हैं, बहुत स्वागत है योगेश गौतम जी। हमारे साथ राजेश कंदोई जी भी शामिल हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं। राजेश जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ निर्मल तिवारी जी है, एसोसिएट एडिटर है। नरेश शर्मा जी है, एसोसिएट एडिटर है। बहुत स्वागत है आप दोनों का भी, क्योंकि चर्चा बेहद खास है। और निर्मल जी, मैं आपसे ही शुरुआत करती हूँ, क्योंकि वित्त मंत्री के तौर पर दिया कुमारी यहाँ पर बजट पेश कर रही है, लेकिन दिया कुमारी पर्यटन मंत्री के तौर पर उनकी छवि, उनके काम को देखा जाए या फिर हम पीडब्ल्यूडी विभाग के तौर पर, कुल 6 विभाग अलग है। ऐसे में विभागवार भी उम्मीदें सबकी बढ़ जाती है कि दिया कुमारी क्या हमारे विभाग को खास दे सकती हैं। क्या नजर आ रहा है कि इस बार प्राथमिकता में क्या रहेगा? सबकी अपनी अपनी उम्मीदें हैं, अपने अपने तरीके से सब अनुमान लगा रहे हैं कि क्या हो सकता है बजट में, लेकिन प्रायोरिटी में क्या रहेगा? देखिए, सीधे तौर पर हम अगर बात करते हैं दिया कुमारी की, बतौर वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। जब उन्होंने पिछली बार 10 जुलाई को बजट पेश किया था पिछले साल, तो उतना अनुभव नहीं था बजट को लेकर के भी, या कह सकते हैं कि सूबे में सरकार बदली थी, वो आए थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक विजन डॉक्यूमेंट पेश किया था बजट के तौर पर, जिसमें 2028 को ध्यान में रख करके घोषणा की गई थी कि जब 2028 तक सरकार अपना कार्यकाल का जब 5वां वर्ष हो, तब एक सशक्त युवा, सशक्त नारी, सशक्त मजदूर, सशक्त किसान को देख सके और एक सशक्त राजस्थान की जो परिकल्पना है उसको साकार कर सके। इस बार अनुभव देखा गया उनमें, उन्होंने अपने अनुभव को इस्तेमाल किया। अपने राजनीतिक का जो उनका पूरा सफर रहा है, चाहे वो सवाई माधोपुर से शुरू होकर राजसमंद, और राजसमंद से अगर हम विद्याधर नगर तक की बात करें तो जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं। देखिए, सवाई माधोपुर वाली जनता को उनको अपेक्षा इसलिए कि उन्होंने वहां पहले प्रतिनिधित्व किया था। राजसमंद की जनता को इसलिए अपेक्षा है कि राजसमंद का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। विद्याधर नगर जयपुर की बात करें तो यहां से वो प्रतिनिधित्व कर रही हैं, लेकिन उनके पास कुछ ऐसे विभाग हैं, वित्त विभाग की तो मुखिया ही, साथ ही साथ बाल अधिकारिता विभाग उनके पास है, यानी कि आपको बच्चों में जो न्यूट्रिशन की जो कमी थी उनके पोषण को लेकर आपको कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट लाना होगा। महिला सशक्तिकरण के लिए आपको, क्योंकि महिला बाल विकास मंत्री बतौर आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। पर्यटन के तो आप स्टेक होल्डर रही हैं, पर्यटन का एक ग्लोबल फेस है आप, चाहे इमानुएल मैक्रो की यात्रा से लेकर के तमाम जो लगातार सिटी पैलेस में कुछ देशों के राजदूतों से उनकी लगातार मुलाकातें होती रही हैं, तो उससे यही लगता है कि एक ग्लोबल फेस के तौर पर है, और किस तरह से पर्यटन के सेक्टर को लेकर के राजस्थान की बहबूदी की परिकल्पना की जाए वो इस बजट में देखने को मिलेगी। आप पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, और देखिए पर्यटन और पीडब्ल्यूडी का बड़ा नाता रहा है। रोड की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी श्वेता, तो पर्यटन भी यहां पर बढ़ेगा, औद्योगिक विकास भी होगा। 9 पिछले बार उन्होंने एक्सप्रेसवे की घोषणा की थी, इस बार इस घोषणा को और आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन इस बजट की जहां तक बात करें तो उन्होंने अपना एक बहुत अच्छी बात यह रही कि उन्होंने सबको साधने की कोशिश की है, सबसे मिलजुल कर उनके साथ अनुभव साझा करने की कोशिश की है, अपने से बड़ों का, अपने सीनियर्स का उन्होंने मार्गदर्शन लेने की कोशिश की है। पिछले दिनों दिल्ली यात्रा में यही था, सबसे पहले वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला जी से मिली जो कोटा का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनसे जाना कि किस तरह की रिक्वायरमेंट है राजस्थान में, क्या हो सकता है बजट में, क्या लाया जा सकता है, उनके क्षेत्र को क्या दिया जा सकता है। वो भूपेंद्र यादव से मिली जो केंद्रीय वन मंत्री हैं, वो गजन सिंह शेखावत से मिली जो पर्यटन संस्कृति मंत्री हैं, भागीरथ चौधरी से मिली, अर्जुन राम मेघवाल से मिली, इसके अलावा तमाम राज्य के जो मंत्री, उनके जो कैबिनेट के साथी हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की, विधायकों से मिली, स्टेक होल्डर से मिली। अब खास बात यह है कि उनको बजट में क्या दिया जाए, तो उन्होंने इस बार बहुत अच्छी बात यह रखी कि प्रदेश की वित्तीय सेहत कैसे सुधरे, प्रदेश की वित्तीय सेहत को ज्यादा नुकसान ना हो, उसके लिए उन्होंने ये सोचा गया है। और इस बजट में वही देखने को मिलेगा, एक विजन डॉक्यूमेंट सामने आएगा बजट के तौर पर, उसमें कम से कम सरकार को पैसा लगाना पड़े और ज्यादा से ज्यादा किस तरह से योजनाओं को फलीभूत किया जा सके, उनका वित्त पोषण किया जा सके, वो देखा जाएगा। इसमें खास बात और बता दूं आपको मैम, इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि जो राइजिंग राजस्थान हुआ, जिसमें 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए, उसमें कुछ ऐसे सेक्टर थे, अक्षय ऊर्जा सबसे बड़ा सेक्टर था, खनन सेक्टर, पेट्रोलियम सेक्टर उसके अंदर था, पर्यटन सेक्टर उसके अंदर था, उद्योग के और विभिन्न सेक्टर थे। वो तमाम लोगों की रिक्वायरमेंट यही है, निवेश के लिए इसलिए आए थे कि अब उन्होंने निवेश के लिए वादा कर दिया, आपसे एमओयू कर दिया, लेकिन बजट में आपको इस तरह के प्रावधान करने होंगे कि वो निवेश भी साकार हो सके, और निवेशक जिस उम्मीद के साथ आए थे वो उम्मीदें इस बजट में पूरी हो सके। नरेश, क्योंकि राइजिंग राजस्थान का जिक्र भी किया अभी निर्मल जी ने, और ये बेहद अहम है। जब राइजिंग राजस्थान समिट हुआ उसके बाद, क्योंकि बहुत सारी चीजें, जिम्मेदारी अब सरकार की भी बन जाती है कि जब इतने एमओयू हुए हैं, इतने प्रोजेक्ट राजस्थान में आएंगे, काम करने के लिए तैयार है, तो उनके लिए भी जो जरूरतें, जो मुश्किलें होती हैं वो दूर किया जाए। और क्या आपको लगता है कि इसकी छाप भी नजर आएगी बजट में? बिल्कुल श्वेता, देखिए जब आपने शुरुआत की थी तो एक बात कही थी निर्मला सीतारमण को लेके, और यहाँ की जो वित्त मंत्री उनको लेके भी, यहाँ के लिए कहा था आपने कि काफ़ी लंबा बजट पिछली बार पड़ा था, और जो घोषणाएं हुई थी दिल्ली से वो निर्मला सीतारमण ने की थी। निर्मला सीतारमण का जो बजट था वो काफ़ी कम समय का था, लेकिन घोषणाएं
काफ़ी महत्वपूर्ण थी, जिसकी पूरी देश भर में चर्चा रही। तो आज का जो भाषण कितना लंबा होगा ये महत्वपूर्ण नहीं होगा, महत्वपूर्ण ये है कि बजट में जो उनकी जो घोषणाएं रहती है वो कितनी महत्वपूर्ण है। और बड़ी चीज़ ये है कि देखिए, ये बात सही है कि राइजिंग राजस्थान जो हुआ उसके तहत जो MOU हुए, जो निवेशक आ रहे हैं उनके लिए किस तरह यहाँ धरातल तय हो, ये परिदृश्य दिखना चाहिए बजट में, उसकी झांकी दिखनी चाहिए। लेकिन बजट के दो पहलू हैं, एक सरकार क्या चाहती है, सरकार का रोड मैप क्या है, दूसरा जनता क्या उम्मीद करती है। जनता की बात करें तो जनता की सीधी उम्मीद ये होती है कि हमें राहत क्या मिलती है, हमारे गांव के, हमारे कस्बे को, हमारे शहर को क्या मिलता है। किसान सोचता है कि मुझे क्या मिलेगा, युवा सोचता है कि नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन बतौर राजस्थान की बात करें जिसकी अपनी परिस्थितियां हैं, तो फोकस इस बात को लेकर जनता का रहेगा कि शिक्षा है, चिकित्सा है, पानी, बिजली, ये चार बड़ी चीज़ें हैं जिनको लेके सरकार क्या सोचती है। क्योंकि शिक्षा को लेके हम बात करें, चाहे स्कूल है, कॉलेज है, जिनको लेके पिछले कुछ समय से विवाद भी रहा, कुछ समीक्षा की बात हुई। बिजली की बात करें तो फ्री बिजली की चर्चा लगातार रही। तो इसको लेके सरकार अब क्या करने जा रही है, क्या वो स्कीम चालू रहेगी या कुछ इस तरह का एक प्लान तैयार किया जा रहा है कि लोगों को राहत भी मिले और सरकार पे ज़्यादा खर्चा भी नहीं आए। चिकित्सा को लेके भी लगातार चर्चा रही है कि सरकार जो है किस तरह की स्कीम जो लाने जा रही है जिससे कि राजस्थान की जनता, उस जनता को जो कि महंगे जो कह सकते इलाज कराने में सक्षम नहीं है, उनके लिए क्या राहत हो, किसानों के लिए क्या राहत हो, किसानों के लिए क्या घोषणा हो सकती है। और जो एक बड़ी बात कर रहे हैं, लगातार बेरोजगारी की बात उठी है, सरकार ने हर मंच पे कहा है कि किस तरह से हजारों जो लोग युवा है जो प्रदेश के, उनको रोजगार दिया जाएगा। तो मैं कुल मिला के कहना है कि इसमें इन दो पहलुओं पर नज़र होगी कि सरकार का रोड मैप क्या है, सरकार आने वाले जो पिछले बजट में उन्होंने संकेत दिया था कि हम अगले आने कई साल हैं उनकी प्लानिंग कर रहे हैं, तो सरकार का रोड मैप तो ये दिखेगा कि वो प्लानिंग क्या कर रहे हैं। लेकिन जनता की उम्मीद ये है कि हमें इनमें क्या मिल रहा है। जनता ये चाहती है कि राहत कैसे मिले, जनता ये चाहती है पेट्रोल डीजल में क्या वेट का कुछ कम हो सकता है, क्या उसको कोई राहत मिल सकती है। हर एक अलग अलग वर्ग है और हर एक वर्ग की अपनी उम्मीद है राहत को लेकर, कि किसी के लिए तो छोटी छोटी चीजें भी बड़ी राहत है और किसी के लिए बहुत बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट है जो होना जरूरी, तब उसके लिए राहत के तौर पर वो देखेंगे। नजरिया सबका अलग अलग है, लेकिन देखना होगा कि किस तरह से बजट उम्मीदों पर खरा उतरता है। हमारे दूसरे मेहमान का भी रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ योगेश गौतम जी। योगेश जी, इंडस्ट्रीज की हम बात करते हैं, उद्योगों की बात करते हैं, बड़ा फोकस भी है, नई औद्योगिक इकाइयों लगाने की बात भी यहाँ पर कही गई थी इससे पहले भी, क्योंकि जब राइजिंग राजस्थान समिट भी हुआ था। उद्योग जगत क्या उम्मीद कर रहा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती की हम बात करें, बहुत सारी चीजों की बात करें, हर चीज एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, आपको सब चीजों को लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन उद्योग जगत की अपनी अलग कुछ समस्याएं रहती हैं जिसको लेकर भी वो चाहते हैं कि राहत मिल सके। देखिए श्वेता जी, कोई भी बजट आता है उसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है विकास, और विकास की अवधारणा क्या हो, इसके विषय में यदि हम विचार करें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जो एक कोटेशन है कि विकास का बेसिक जो क्राइटेरिया होना चाहिए वो होना चाहिए, हर पेट को रोटी, हर खेत को पानी और हर हाथ को काम। तो बजट में ये तीनों चीजें बेसिक क्राइटेरिया होना चाहिए। अब रोटी का तात्पर्य केवल रोटी से नहीं है, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स है व्यक्ति की वो पूरी होनी चाहिए। और खेत का मतलब में पानी मिले, इसका मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त हो। खेत में पानी, हमारे पास बहुत बड़ी भूमि, ऐसा लैंड बैंक है जो सिंचित नहीं है, तो उसके लिए सरकार ने कुछ योजनाएं लागू की हैं मध्य प्रदेश के साथ मिलकर भी, और ये पार्वती काले सिंध योजना है, राम सेतु परियोजना है, ये सब किया है। ये वास्तव में जो योजना बनी है ये निश्चित रूप से निश्चित समय में फलीभूत होनी चाहिए, ग्राउंड पर आनी चाहिए। जो प्रोजेक्ट डिले होते हैं, इसका मतलब वो कहते हैं ना कि जस्टिस डिनाइड, डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इसी तरीके से यदि प्रोजेक्ट डिले होते हैं तो वो ओवररन हो जाते हैं, कॉस्ट बढ़ जाती है, और उसके कारण से जनता को उसका जो लाभ मिलना चाहिए, जो इंटेंशन होता है वो सर्व हो नहीं पाता। तो इसलिए ये सारी चीजें होनी चाहिए। कृषि में जो हमारा सबसे ज्यादा इनकम हमारे बजट में जो मिलती है वो मिलती है कृषि सेक्टर से। तो कृषि में वैल्यू एडिशन के लिए योजनाएं बनाई जानी चाहिए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो बात है, वास्तव में आइडेंटिफिकेशन इस प्रकार से होना चाहिए कि वहाँ पर कौन सा कृषि का ऐसा आइटम है जो ज़्यादा उत्पादित होता है और उसका वैल्यू एडिशन कैसे हो, ताकि किसानों को भंडारण की समस्याओं से भी निराकरण मिले और उनके आर्थिक स्तर भी ऊंचा हो और लोगों को रोजगार सृजन भी हो। इस प्रकार से उद्योगों को
इन सारी चीज़ों से जोड़ा जाना चाहिए। चलिए ठीक है, बिल्कुल अहम बातों का आपने जिक्र किया। राजेश जी, अब टैक्स को लेकर, क्योंकि केंद्र का जब बजट आता है तब टैक्स की उम्मीद होती है, क्योंकि केंद्र सरकार के हाथ में बहुत कुछ है। जीएसटी के बाद राज्य सरकार के हाथ में टैक्स को लेकर बहुत कुछ नहीं, लेकिन फिर भी उम्मीद की जा रही है कि वैट को लेकर कुछ राहत यहाँ पर मिल सकती है। इसे लेकर भी मैं आपसे जवाब चाहूँ, लेकिन इस बीच डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा क्या कुछ कह रहे हैं, उन्हें जो बजट आ रहा है निश्चित रूप से राजस्थान के उत्थान के लिए आएगा। हर क्षेत्र और हर वर्ग को सम्मिलित करते हुए बजट आएगा और एक माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो सोच है उस सोच के अनुरूप एक विकसित राजस्थान के हित में बजट आएगा। थैंक यू। दूसरा मेरा सवाल था डिप्टी सीएम साहब, कल जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी का प्रयागराज कुंभ को लेकर एक विवादित बयान आया, वो आपके सब वर्गों को साथ लिया जाएगा, इस बजट पे सबको ध्यान रखा गया है, ये कहना है उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का। राजेश जी, बिल्कुल आपसे जो सवाल था मैं जवाब चाहूंगी। बिल्कुल, जिस प्रकार से अभी जो केंद्र का बजट आया है और केंद्र सरकार ने लगभग हर वर्ग को कुछ न कुछ आशातीत और कहीं कहीं आशा से भी अधिक सुविधाएं देते हुए बजट की जो घोषणाएं करी है और जिस प्रकार से माहौल है, मुझे लगता है राजस्थान का भी बजट, जैसे कल उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सबको सब कुछ मिलेगा, तो मुझे लग रहा है कि इस बजट में खाली टैक्स की बात नहीं है, क्योंकि टैक्स में जीएसटी की अगर अपन बात करें तो सरकार के पास में बजट में जीएसटी की घोषणाएं करने का स्कोप बहुत कम रह गया है। सारा जो निर्णय होता है वो जीएसटी काउंसिल के माध्यम से होता है। और वैट और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर जो वैट है, इनकी बात करें तो पिछले साल भर में सरकार ने जो वैट की विसंगति थी उसको दूर करते हुए हमारे राज्य में ही अलग अलग जिलों में पेट्रोल के अलग अलग जो भाव थे उनको काफ़ी कंट्रोल करने का काम किया है। मूलतः मुझे लगता है जैसे पिछला हमारा बजट 5 लाख करोड़ के आसपास था, तो ये बजट 6 लाख करोड़ के आसपास का होगा। और इसमें वित्तीय प्रबंधन ज़्यादा प्रमुखता से देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे राजस्थान की अभी जो वित्तीय स्थिति है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 5 लाख करोड़ रुपए का जो बजट था उसमें से 30% से ज़्यादा 1,60,000 करोड़ रुपए तो हमने खाली लोन रिपेमेंट में दिया है। और फिर भी सरकार को 50,000 करोड़ का लोन और लेना ही पड़ा, तो अभी 5 लाख करोड़ का कुल लोन राजस्थान पर है। तो इस कर्जे की स्थिति से कैसे उभरे, किस तरह से कर्जे को कम करते हुए सरकार आगे बढ़े, और जिस प्रकार राइजिंग राजस्थान और जैसे अभी योगेश गौतम जी ने कहा कि स्पीडी डेवलपमेंट, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से राइजिंग राजस्थान में जो घोषणाएं हुई और लोगों ने निवेश के लिए जो उत्सुकता राजस्थान में जाहिर की, इसके लिए राजस्थान सरकार को अब अपने बजट में एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट के माध्यम से, एक विजन डॉक्यूमेंट के माध्यम से उनको कितनी जल्दी इंप्लीमेंट करा जा सके, ऐसी एक उत्सुकता और ऐसी एक प्रतिबद्धता दिखानी होगी। क्योंकि जितना स्पीडी ये इन्वेस्टमेंट आएगा उतना ही राजस्थान को बेनिफिट मिलेगा। अगर इसमें भी अगर 4-5 साल लग जाते हैं तो फिर उसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रह जाता है। और कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि राजस्थान की सारी समस्याओं को हल करने के लिए, जिस प्रकार बेरोजगारी की बात हो रही है, जिस प्रकार अपन युवा बेरोजगार महिला शक्ति की बात करते हैं, तो एक उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार बहुत बड़ा फोकस करने वाली है इस बजट में। क्योंकि हर घर में एक उद्यमी बने, हर व्यक्ति एक उद्यमी बने, हर युवा एक उद्यमी बने, इसके लिए पूरा एक रोड मैप तैयार करके एक होलिस्टिक अप्रोच सरकार को अपनानी चाहिए। ठीक है, लेकिन पेट्रोलियम को लेकर जो आपने कहा वैट की कम करने की उम्मीद क्या की जा सकती है, या फिर स्कोप ना के बराबर लग रहा है? नहीं, इस बजट में तो मुझे घोषणा करने की ऐसी कोई उम्मीद नहीं लगती है कि पेट्रोल पर ये वैट कम करेंगे, क्योंकि सरकार को अपने टैक्स रेवेन्यूज भी बढ़ाने हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यूज भी बढ़ाने हैं। ठीक है, मैं इस पर जवाब निर्मल जी से लूं, लेकिन तो चर्चा जारी थी। और जिस तरह से निर्मल जी, मैं आपसे ही सवाल लूंगी, क्योंकि उस वक्त ब्रेक लिया था हमने और राजेश जी ने जो बात कही कि टैक्स को लेकर बहुत हद तक राज्य सरकार के हाथ में कुछ नहीं, लेकिन वैट को लेकर और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लेकर ये उम्मीद बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि जिस तरह से एक वक्त भी था जब पेट्रोल डीजल को लेकर इतनी हाई तौबा थी, इतने ज्यादा रेट आए थे, लेकिन इसके बाद कब तक कोई आम जनता कुछ बोलते, अब जो है सो है, लेकिन फिर भी उम्मीद बनी रहती है। इसको कुछ लगता है इस बजट से कि हो सकता है, क्योंकि कुछ ही चीजें जिससे रेवेन्यू सरकार को ज्यादा मिलता है और उसमें यह भी अहम है। देखिए श्वेता, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करें या पेट्रोलियम की बात करें, तो आज तक कभी बजट के अंदर पेट्रोल डीजल पे वैट कम करने की घोषणा नहीं हुई, इस तरह की परंपरा भी नहीं है। रही बात पेट्रोलियम की, हम सेक्टर की बात करते हैं कि राजस्थान में आसपास उसके जो पड़ोसी राज्य हैं उनमें सबसे ज्यादा वैट राजस्थान में वसूला जाता है, ये बात सत्य है पेट्रोल डीजल के ऊपर।
लेकिन उसके बावजूद पेट्रोल डीजल की खपत राजस्थान में प्रतिवर्ष 13% की दर से बढ़ रही है। यानी आम आदमी को इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, लोगों की पेइंग कैपेसिटी बढ़ी है। लेकिन इसका दूसरा पहलू देखें कि राज्य सरकार इस स्थिति में है या नहीं है कि राहत दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती। तो इस पहलू पे पहली बात तो ध्यान रखना है कि जो राहत मिलनी चाहिए थी आम जन को या एक मिडिल क्लास को, वो केंद्र दे चुका, यानी निर्मला जी दे चुकी, जब उन्होंने आयकर की सीमा को बढ़ा करके 12 लाख रुपए कर दिया। राज्य सरकार के पास बहुत ज्यादा गुंजाइश होती नहीं है कि करों में वो किसी तरह की वो ढील दे। ये जरूर है, जैसे मैं पहले भी कहा कि राइजिंग राजस्थान में जिस तरह के एमओयू हुए विभिन्न सेक्टर्स में, उस सेक्टर्स के जो निवेशक हैं उनको किस तरह से राहत दी जाए वो इस बजट में जरूर दिखेगा, परिलक्षित होगा। क्योंकि जैसे अगर हम कहते हैं कि ई व्हीकल्स को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, तो ई व्हीकल्स के ऊपर और ज्यादा सब्सिडी दी जा सकती है, लिथियम बैटरी के आयात पर और ज्यादा सब्सिडी दी जा सकती है। लाइमस्टोन चूंकि हमारा सबसे बड़ा एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा अगर बड़े निवेशक आते हैं तो लाइमस्टोन के क्षेत्र में आते हैं, तो लाइमस्टोन में के क्षेत्र में आने वाले निवेशकों को किस तरह से राहत दी जाए, वहां उनको करों में कुछ छूट दी जा सकती है। लेकिन सीधे तौर पर जनता, क्योंकि पिछले बार बजट में आपने देख लिया था 450 रुपए का गैस सिलेंडर कर दिया था, और राज्य सरकार ने आते ही जो 2% जो वैट घटाना था पेट्रोल डीजल पे उन्होंने घटा दिया था। लेकिन बहुत ज्यादा गुंजाइश है नहीं, क्योंकि राज्य सरकार को 3600 करोड़ रुपए हर महीने पेट्रोलियम से मिलते हैं, उसमें वैट के तौर पर। तो ऐसी बहुत ज्यादा स्थिति नहीं है कि सरकार की तरफ से बहुत हर चीज में राहत मिलेगी। और बजट का मतलब यह भी नहीं है श्वेता कि बजट का मतलब कि छूटों का एक बहुत ज्यादा पिटारा खोल दिया जाए। बजट का मतलब यह है कि बेहतर वित्तीय प्रबंधन कैसे किया जाए, प्रदेश की वित्तीय सेहत को कैसे संभाला जाए। तो बहुत ज्यादा छूट तो इसमें नजर नहीं आएगी, लेकिन यह जरूर है कि एक एक जिले को, एक एक विधायक को इस बात के लिए राहत जरूर दी जाएगी कि उसके क्षेत्र में कुछ ना कुछ इस तरह की घोषणा की जाए जो जन भागीदारी से पूरी की जाए। यानी इसमें प्रत्यक्ष सरकार को किसी तरह का निवेश सरकार की तरफ से, सरकार की एंटी से पैसा ना जाए, बल्कि सरकार को उससे कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से उससे पैसा हो, राजस्व अर्जन हो। देखिए, इसमें बहुत खास बात यह कि जो नो टैक्स हेड है, सबको साफ तौर पर कह दिया, मुख्यमंत्री ने भी कह दिया और बतौर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी कहा कि जो टैक्स हेड है, टैक्स रेवेन्यू हमारा गिरना नहीं चाहिए। टैक्स रेवेन्यू इस बार भी देखा जाएगा, जब 1 अप्रैल को वित्तीय वर्ष शुरू होगा, तो जो भी नो टैक्स हेड है, हर टैक्स हेड के अंदर 20% की उनके लक्ष्य, राजस्व लक्ष्यों की बढ़ोतरी की ही जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं से पैसा जरूर चाहिए जब जब जनता से जुड़ी हुई जो योजना उनका वित्त पोषण किया जाए। ठीक है, ये आपने अहम बात कही कि बजट से सिर्फ ये ना हो कि बजट से बस हमें मिलना ही मिलना है और सरकार हमें बस खजाने से निकाल के दे, लेकिन क्या सरकार के पास खजाने में है भरपूर, ये भी अहम सवाल होता है। नरेश जी, अब हम उम्मीद बहुत करते हैं कि सरकार हमें ये राहत दे, वो राहत दे। जीएसटी के बाद बहुत होता है कि केंद्र और राज्य सरकार के भी दोनों के कंबाइन हो जाता है कि हाँ, टैक्स में केंद्र का भी हिस्सा बनता है। दूसरी अहम बात की बहुत कम सेक्टर है राजस्व के लिहाज से, हम माइनिंग की बात कर लें, हम पर्यटन के लिहाज से बात कर लें, कुछ चीजें हैं या पेट्रोलियम जिस तरह से जिक्र अभी निर्मल जी ने भी किया, जहां से सरकार की आय है और उससे जब खजाना भरेगा तो उसी से कुछ चीजें दी जा सकेंगी। लेकिन क्या वाकई में सरकार के पास इतना खजाना है, जैसे कि अभी जिक्र हो रहा था कि कितना हमारे ऊपर लोन भी है राज्य के ऊपर, उतनी राहत दे पाएंगे? देखिए, जहाँ तक लोन की बात उम्मीद ना की जाए, बिल्कुल, जहाँ तक आपने लोन की बात की है, तो अधिकांश योजना नहीं केवल राजस्थान में बल्कि अन्य प्रदेशों की बात करें तो बड़ी योजनाएं हैं वो लोन से चलती है। और ये तो एक वित्तीय कह सकते हैं प्रबंधन कैसा कर पाते हैं ये महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब भी कोई जनता के लिए घोषणा की जानी है तो उसमें बजट का प्रावधान करना होता है। वो बजट कैसे लाएंगे, लोन से लाएंगे, कौन से रिसोर्स से लाएंगे, यही तो वित्तीय प्रबंधन करना होता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, मैं निर्मल जो है उन्होंने जो बात कही उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि जब राजस्थान का जो बजट होता है, प्रदेश का बजट होता है, उसमें छोटी छोटी घोषणाएं ज़्यादा होती है, क्योंकि हर जो विधायक है उससे भी पूछा जाता है कि भाई आपके क्षेत्र की 5 प्रायोरिटी हमें बता दीजिए। उस 5 प्रायोरिटी के आधार पर काम होता है। आपके क्षेत्र की जो 3 महत्वपूर्ण जो सड़कें हैं वो हमें बता दीजिए कि आप कौन से क्षेत्र में सड़कें चाहते हैं। आपके यहाँ जो मेडिकल के लिए क्या CSC PSC की कई ज़रूरत है वो बता दीजिए। आपके यहाँ जो स्कूल में अगर कोई प्रमोशन करना है कि 8वीं की स्कूल को 10वीं करनी है, 10वीं को 12वीं करनी है, वो जो प्रायोरिटी, तो ये सरकार जो है एक परफॉर्मा देती है कि हमें आप 3 सड़क बता दीजिए या 2 स्कूल बता दीजिए। उसके आधार पे फिर एक तो देखिए इस तरह की जो घोषणाएं होती है, क्योंकि जो विधायक होता है वो यही चाहता है कि उसने जो क्षेत्र की जनता से वादा किया है, खासकर जो वादे होते हैं वो इसी तरह के होते हैं कि आपके यहाँ पे ट्यूबवेल लगा देंगे, आपके सड़क बना देंगे, आपके मेडिकल की सुविधा कर देंगे, बसें चला देंगे। ये तमाम जो छोटे छोटे जो वादे किए होते हैं उनको पूरा करना होता है। और जो विधायकों ने भी जो चर्चा की है मुख्यमंत्री से, और मुख्यमंत्री ने भी संभाग वाइज जो मीटिंग लेके तमाम विधायकों से, मंत्रियों से भी चर्चा की, तो यही चीज़ें सामने आती है कि उनकी जो छोटी छोटी ज़रूरतें हैं कम से कम वो पूरी हो जाए। उसके बाद होते हैं नीतिगत फैसले, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, और जो मैंने कहा जो रोजगार के हो, ये नीतिगत फैसले होते हैं कि
सरकार के स्तर पे किस तरह से काम करना है, क्योंकि ये फैसले पूरे प्रदेश के लिए होते हैं, एक जैसे इन पे घोषणा की होती है। लेकिन इसके अलावा खासकर टूरिज्म को लेकर, जैसे निर्मल ने कहा था उसी बात को, कि टूरिज्म में जो कह सकते हैं कि यहाँ सबसे ज़्यादा अगर काम होना है राजस्थान में तो उसी क्षेत्र में होना है, तो उसको कैसे और आगे बढ़ाया जाए, इसको लेके फैसले करने। कई घोषणाएं ऐसी होती है जिनमें बजट की जरूरत नहीं है, सरकार की मंशा की जरूरत होती है, और जब सरकार की मंशा दिखती है तो जो इन्वेस्टर है वो भी आगे आते हैं, वो भी काम करते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेके जो आज जो बजट भाषण होगा उसमें एक मंशा क्या दिखती है सरकार की, सरकार क्या चाहती है, ये सबसे महत्वपूर्ण, वो छाप भी नजर आएगी। बिल्कुल, चलिए सीधे विधानसभा का रुख करते हैं। सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ विधानसभा से जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्य, बेहद अहम है, सबकी नजर विधानसभा पर टिकी है। 11 बजे बजट पेश होगा, लेकिन फिलहाल क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्योंकि बैठक भी होगी उससे पहले, तो क्या विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है? देखिए, अभी यहाँ पर मुख्य सचिव सुधांशु पंत आ चुके हैं। पहला अपडेट ये है कि, और उसके अलावा जो दूसरे लोग हैं उनका आने का सिलसिला जारी है। देखिए, सुधांशु पंत का तो अभी प्रतीक्षा है, अभी दूसरे अधिकारी आए हैं। अभी यहाँ का अपडेट ये है कि रफ़ीक खान मीडिया से मुखातिब होकर गए हैं विपक्ष की तरफ से। रफ़ीक खान का जो कहना था वो सभी ने सुन लिया। वो आज भी उस फोन टैपिंग के मुद्दे को उठाने के मूड में है। वो उस पूरे मुद्दे को लेकर स्पीकर से व्यवस्था चाहेंगे, जवाब को लेकर, और उसके बाद ही वो बजट पढ़वाने देंगे। तो मुझे लगता है कि विपक्ष ने हंगामे का मानस बना रखा है। अब डेडलॉक कैसे तोड़ा जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल की अपडेट यही है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करीब 10:30 से 11:45 के आसपास आ जाएंगे। 10:30 से 11:45 के बीच यहाँ पर पहुँचेंगे। उसी वक्त वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी यहाँ पर पहुँचेगी। आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज के दिन की सभी को प्रतीक्षा होती है। जो भी विधायक हैं या फिर जो दूसरे जनप्रतिनिधि हैं, जिला प्रमुख है, प्रधान है, या फिर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष है, पदाधिकारी है, वो भी सरकार तक अपनी बात भेजते हैं। कांग्रेस के नेता भी सरकार तक अपनी बात भेजते हैं कि बजट में हमें ये चाहिए। हर एक विधानसभा क्षेत्र को इंतज़ार होता है कि उनके विधानसभा क्षेत्र को क्या कुछ दिया जाएगा। तो ये सब तमाम चीज़ें, इनके अलावा मुख्यमंत्री ने भी एक एक तबके से संवाद किया, हर एक तबके को बुलाया, उन तबकों को बुलाकर उनसे जाना कि क्या कुछ आपकी आवश्यकताएं हैं, और उन आवश्यकताओं के लिहाज से जो चीज़ नीतिगत होगी उसे आप